हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए पार्ट थर्ड ईयर, पेपर 1, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1742-1956। उसका पार्ट सिलेबस का यूनिट 2, अपराइजिंग ऑफ 1857 का विषय नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अर्थात 1857 की प्रकृति या उसका स्वरूप। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो इसका स्वरूप अनिश्चित था, लेकिन जैसे जैसे पूरे भारत में इसका विस्तार होता गया और भारतीयों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सामाजिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण, धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक सत्ता जिसमें भारतीयों के मौलिक अधिकारों को उनको वंचित करना आदि के कारण इस विद्रोह को एक आकार प्राप्त हुआ और इसी कारण धीरे धीरे पूरे भारत में यह विद्रोह विस्तार लेता गया। सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत डलहौसी की लेप्स्की नीति को माना गया, क्योंकि उन्होंने अपनी इस नीति के अंतर्गत उन सभी राज्यों को हड़प लिया जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे। इस कारण यह विद्रोह विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राप्ति के साधन व इसमें सहयोग देने वाले विभिन्न प्रवृत्ति के सेनानी। कुछ कहना है, अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों का कहना है कि यह एक सिपाही विद्रोह था। इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रचलन बताया गया, जबकि भारतीय विशेषकर आधुनिक इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं। इस विद्रोह के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश इतिहासकारों का मत पाश्चात्य ही रहा। भारतीय लेखकों ने यदि 1857 के विषय में कुछ लिखने का प्रयास किया तो उन्हीं का दृष्टिकोण ज़्यादा सही है। 1909 में पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विप्लव को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस बात की पुष्टि करने का प्रयत्न किया, यह क्रांति सैनिक विद्रोह की भांति प्रारंभ हुई, परंतु सेना तक सीमित नहीं थी। सेना ने भी पूरी तरह इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसे एक सैनिक विद्रोह कहा है। डॉक्टर शशि भूषण चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी में इस विप्लव को जनता का विद्रोह बताया है। इस प्रकार इतिहासकारों ने अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। इस युगांतकारी घटना का उचित मूल्यांकन किया गया है। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे एक सैनिक विद्रोह बताया और पी.ई. रॉबर्ट ने इसे विशुद्ध सैनिक विद्रोह बताया। इतिहासकारों ने इसे जनसाधारण के सहयोग से हीन, केवल असंतुष्ट विद्रोह बताया। सर जेम्स आउट्रम तथा बी.ए. स्मिथ ने विद्रोही हिंदू शिकायतों की आड़ में एक इसे मुस्लिम षड्यंत्र बताया है। पूर्णतः मुसलमानों का विद्रोह था। इस कारण बनारस के हिंदुओं से डरने का कोई कारण नहीं है। सर सैयद अहमद खां भी ये स्वीकार करते हैं, हिंदुओं की तुलना में मुसलमान हर प्रकार से अधिक असंतुष्ट थे। इस कारण अधिकांश जिलों में वे विद्रोही हो गए। 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग स्वयं ने 19 अप्रैल 1858 को कंपनी के संचालकों को एक पत्र में लिखा, अवध में हमारी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह व्यापक था। यह लगभग सारी जनता का विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार सूत्रों ने अनुमान लगाया था कि अवध में 3/4 वयस्क ने विद्रोह में भाग लिया। यह एक आम विद्रोह था। इसी प्रकार इसको एक पॉपुलर रिवोल्ट भी स्वीकार किया गया है। मार्च 1858 में लखनऊ पर अधिकार हो जाने के बाद इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी है। सरकारी कर्मचारी बहुधा सरकारी सेना को गलत सूचना देकर के गुमराह कर रहे थे। अंग्रेजी सेना के कमांडर R.H. डनलप ने अपनी पुस्तक एडवेंचर्स विद खाकी रसाला में लिखा है कि विद्रोहियों की खुफिया सेवा बहुत कुशल थी, जिससे स्पष्ट होता है
लोगों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ ज़्यादा थी। लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल ने भी विद्रोह के समय जो उस समय उसने एक विजिट की थी आया और उसने लिखा, भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। अवध के नाविकों ने अंग्रेजों को अपनी नावों में नदी पार करवाने से इनकार कर दिया। यह एक किसान विद्रोह भी माना गया मार्क्सवादियों द्वारा। जिन इतिहासकारों ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर तथा अवध और जिला गजेटियर पर शोध किया, उनकी धारणा यह थी कि यह एक किसान विद्रोह था और इसमें मार्क्सवादी विचारकों की वर्ग संघर्ष की कसौटी पर यदि कसें तो इसे किसान विद्रोह नहीं रहेगा, क्योंकि किसानों ने पूंजीपति जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह न करके अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस प्रकार देखते हैं कि धीरे धीरे इस विद्रोह में वे सभी व्यक्ति उपलब्ध हो गए, मतलब इससे जुड़ गए जो इसके बारे में जानते भी नहीं थे। डॉक्टर अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबिलियन में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह बनाया है। उनका लक्ष्य कंपनी सरकार का भारत से पूर्ण उन्मूलन करना था। पश्चिमी इतिहासकार जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं, वे नेशनलिज्म का अर्थ यूरोप की 20वीं सदी की राष्ट्रीयता से लेते हैं। राष्ट्रीयता निसंदेह राष्ट्रीय भावना के साथ विद्रोह आरंभ नहीं हुआ था, परंतु डॉक्टर सत्या राय ने अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद में लिखा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस तथाकथित विभाजित शक्तियों ने अपनी आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उस समय भी भारत में वे सब तत्व विद्यमान थे जिनके आधार पर किसी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता था। 1857 का विद्रोह बहुत ही तीव्र गति से विशाल भाग में व्यापक और प्रसारित हो गया। भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन की देन है। यहाँ यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं कि अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत उसका आर्थिक शोषण की नियति से किया हो, फिर भला भी भारत में राष्ट्रीयता की नींव रखकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का प्रयास क्यों करते। भारत के स्वतंत्र हो जाने के उपरांत इस विद्रोह के संबंध में काफ़ी शोध कार्य हुआ है। आलोचकों का कहना है कि विद्रोह देश में व्यापक नहीं था। 1942 का विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन ही इस विद्रोह का दूसरा रूप था। यह आंदोलन भी देशव्यापी था। इसके राष्ट्रीय ना होने में तो किसी में शंका नहीं है। समस्त भारतवासी का भी इसमें सहयोग प्राप्त था। इस महान आंदोलन को भी एक साल में दबा दिया गया। इस प्रकार 1857 के महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार नहीं करके हमें करने की हठधर्मी नहीं बतानी चाहिए। यह भारतीय स्वतंत्रता का डॉक्टर वीर सावरकर ने सर्वप्रथम अपनी इस कलम से दिशा चलाई और पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में सिद्ध करने का प्रयास किया। वीर सावरकर तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते चरम धारणा व्यक्त कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिखा है, यह केवल एक सैनिक विद्रोह ही नहीं था, यह शीघ्र ही फैल गया और जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप धारण कर लिया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी नेहरू की इस धारणा की पुष्टि की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा में काफ़ी इतिहासकारों के द्वारा इसको लेखबद्ध करने का प्रयास किया। डॉक्टर M.S. सेन, डॉक्टर R.C. मजूमदार ने से अनुरोध भी किया गया और विश्लेषणात्मक शैली अपनाई गई। डॉक्टर सेन ने विप्लव विद्रोह बन गया और उसने उसी समय में राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया, जबकि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने अपने को दिल्ली के बादशाह के अधीन कर दिया और भूमिपति कुलीन तथा जनता के एक भाग ने उसमें सहयोग देने का निर्णय कर लिया। जो धर्म की रक्षा के नाम से प्रारंभ हुआ था वह स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्त होना चाहते थे और फिर से प्राचीन शासन को स्थापित करना चाहते थे, जिसका वास्तविक प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता है।
पट्टाभी सीतारामैया ने अपने कांग्रेस के इतिहास में इस विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया है। आर.सी. मजूमदार ने द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखा कि 1857 के असैनिक विद्रोह को हम स्वतंत्रता संग्राम ही कह सकते हैं यदि हम लोग इसका अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान लें। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। एस.बी. चौधरी ने भी सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59 में लिखा है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध तो था क्योंकि भारतीय इतिहास के समस्त लिखित पट से इतने विशाल विदेशी विरुद्ध संयोजन जाइनेटिक एंटी फॉरेन कंबाइन को खोजना असंभव है जिसमें बहुत से लोग बहुत से प्राण जुट गए थे। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है। अपनी मत की पुष्टि देती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बताया जा चुका कि हिंदू व मुसलमानों ने बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में मिलकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं, स्वरूप की समीक्षा कर सकते हैं, 1857 के असैनिक विद्रोह को हम स्वतंत्रता संग्राम तभी कहेंगे यदि हम लोग इसका अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान लें। इस संदर्भ में हमारा इतना ही कहना है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सहर्ष स्वीकार किया गया, तो इसे प्रथम के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार 1942 का आंदोलन किसी स्वीकृत राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में नहीं हुआ, इसका नेतृत्व प्रदान करने वाले गांधी अपने अन्य कर्णधार नेताओं के साथ 8 अगस्त की रात्रि को ही जेल में बंद कर लिए गए थे। बाबू जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया का नेतृत्व अस्थायी सिद्ध हुआ, परंतु भारत की आम जनता में राष्ट्रीय भावना का सरोवर लबालब भर गया था और अंग्रेजों की भारत से बाहर निकालने की छलांगे भरने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। धन्यवाद।